बीरबल और सुनार का लोभ। सूरज की सुनहरी किरणें लाल किला के संगमरमर के गुंबदों पर पड़ रही थी। सम्राट अकबर अपने भव्य दरबार में आसन पर विराजमान थे। दरबारियों की पंक्तियां सजी थी। कोई कानून पर चर्चा कर रहा था, कोई प्रजा की याचिकाएं पढ़ रहा था, और बीच में बीरबल शांत भाव से बैठा था, जैसे कोई चुपचाप हर शब्द को तोल रहा हो। इतने में एक सिपाही भागता हुआ आया। हुजूर, बाहर एक सुनार रो रो कर न्याय की गुहार लगा रहा है। अकबर ने भौहें चढ़ाई। सुनार? किस बात का न्याय? सिपाही ने कहा, महाराज, वो कह रहा है कि उसका शिष्य उसका सारा सोना चुरा कर भाग गया है। अकबर ने आदेश दिया, उसे अंदर लाओ। कुछ ही क्षणों में एक दुबला-पतला पर बेहद चमकदार कपड़े पहने आदमी दरबार में लाया गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चमक भी थी, मानो उसकी बातों में सच्चाई और चालाकी दोनों छिपी हों। वो झुककर बोला, जहांपनाह, मैं आपके शहर का सबसे पुराना सुनार हूं। नाम है हरिदास सुनार। मैं वर्षों से शाही परिवार के लिए गहने बनाता आया हूं, परंतु मेरे ही शिष्य मोहन ने मेरा सब सोना और जवाहरात चुरा लिए। अकबर बोले, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? हरिदास बोला, हुजूर, वो मेरा घर छोड़कर गया और उसके बाद से मेरे गहनों का सारा खजाना गायब है। अगर आप चाहें तो मेरे घर की तलाशी ले लीजिए, बस उस धोखेबाज को ढूंढ निकालिए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इस मामले की जांच तुम करो, सच्चाई निकालो। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जैसी आज्ञा, जहांपनाह। बीरबल ने तुरंत हरिदास और उसके शिष्य मोहन दोनों को बुलवाया। मोहन एक साधारण युवक था, सादे कपड़े, घबराया चेहरा और कांपती आवाज। बीरबल ने पूछा, मोहन, तुम्हारे उस्ताद का कहना है कि तुमने उनका सोना चुरा लिया, क्या यह सच है? मोहन बोला, नहीं हुजूर, मैंने कुछ नहीं चुराया। मैं तो अपने घर गया था, क्योंकि उस्ताद मुझसे हमेशा गलत काम करवाते थे। कौन से गलत काम? बीरबल ने पूछा। मोहन ने झिझकते हुए कहा, वो नकली सोने में मिलावट करवाते थे, ताकि गहने ज्यादा दाम में बिके। सारा दरबार चौंक गया। हरिदास चिल्लाया, झूठ, ये झूठ बोल रहा है। बीरबल ने कहा, शांत रहो हरिदास, सच्चाई बिना सबूत के नहीं मानी जाएगी। फिर बीरबल ने कहा, दोनों को कल सुबह मेरे पास हाजिर होना है, बिना कुछ छिपाए। और ध्यान रहे, झूठ बोलने वाले को सजा बहुत भारी होगी। रात भर बीरबल सोचते रहे। मामला अजीब था। सुनार के आंसू सच्चे लगते थे, लेकिन उसकी आंखों की चमक कुछ और कहती थी। सुबह बीरबल ने अपने 2 विश्वस्त सिपाहियों को बुलाया। तुम दोनों हरिदास के घर जाओ, उसकी कार्यशाला की पूरी तलाशी लो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, उसे पता न चले कि तुम मेरी आज्ञा से गए हो। सिपाही गए और 2 घंटे बाद लौटे। उन्होंने बताया, हुजूर, घर में तो कुछ खास नहीं मिला, लेकिन पीछे की दीवार में हल्की सी दरार थी और वहां से सोने की हल्की गंध आ रही थी। बीरबल मुस्कुराए। बस, अब खेल शुरू हुआ है। अगले दिन जब हरिदास और मोहन दरबार में आए, बीरबल ने कहा, हरिदास, तुम इतने वर्षों से शाही सुनार हो, क्या तुम बता सकते हो कि असली और नकली सोने में फर्क कैसे किया जाता है? हरिदास ने गर्व से कहा, हुजूर, वो तो मेरा खेल है, एक नजर में पहचान लूं। बीरबल ने कहा, बहुत अच्छा, तो मैं चाहता हूं कि तुम ये 5 बर्तन पहचानो। इनमें से 4 शुद्ध सोने के हैं और एक नकली है। हरिदास ने मुस्कुराते हुए बर्तन उठाए, सूंघे, ठोके और बोला, ये 4 असली हैं और ये वाला नकली। बीरबल ने कहा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? बिल्कुल, हरिदास बोला। बीरबल ने धीरे से कहा, दिलचस्प बात यह है कि ये 5 बर्तन असली हैं, पर तुम्हारी नजर ने नकली बता दिया। यानी तुम्हें सोने की पहचान है, पर तुम्हारी नीयत में खोट है। हरिदास घबरा गया। हुजूर, मैं। बीरबल ने हाथ उठाया, अभी कुछ मत कहो, कल फिर मिलते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों सुबह सूर्योदय से पहले
यमुना किनारे आओ। अगली सुबह धुंध से ढका यमुना किनारा। दूर से बीरबल की आवाज आई, हरिदास, मोहन, तुम दोनों आ गए? जी हुजूर, दोनों ने एक साथ कहा। बीरबल ने कहा, यहां दो घड़े हैं, एक में सोना है और एक में मिट्टी। जो सच बोलेगा उसे सोने वाला घड़ा मिलेगा। हरिदास तुरंत बोला, मैं सच बोल रहा हूं, मुझे दीजिए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, रुको हरिदास, मैंने अभी पूछा ही नहीं कि सच क्या है। हरिदास अक्का गया। बीरबल ने कहा, मोहन, तुम बताओ, क्या तुम्हारे उस्ताद ने तुम्हें कभी गलत काम करने को कहा? मोहन बोला, हां हुजूर, उन्होंने मुझे नकली सोने में तांबा मिलाने को कहा था, और जब मैंने मना किया तो मुझे धमकाया कि अगर किसी को बताया तो चोरी का इल्जाम लगाकर जेल भिजवा देंगे। बीरबल ने कहा, हरिदास, क्या यह सच है? हरिदास ने कहा, झूठ। ये लड़का मेरी दुकान से चोरी कर चुका है और अब खुद को बचाने के लिए मुझे बदनाम कर रहा है। बीरबल ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, ठीक है, अब दोनों एक एक घड़ा अपने सिर पर उठाकर चलो और दरबार तक पहुंचो। जो घड़ा गिराएगा उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। दोनों चलने लगे। हरिदास का घड़ा भारी था, जबकि मोहन का हल्का। कुछ ही दूरी चली कि हरिदास लड़खड़ाने लगा, माथे पर पसीना, सांस तेज। क्या हुआ हरिदास? बीरबल ने पूछा। हरिदास बोला, हुजूर, ये बहुत भारी है। बीरबल मुस्कुराए, सच का बोझ हमेशा भारी होता है हरिदास, पर शायद तुम्हारे घड़े का वजन सोने का नहीं, तुम्हारे लोभ का है। इतना कहते ही हरिदास का पैर फिसला और उसका घड़ा गिर गया। जमीन पर मिट्टी नहीं, बल्कि चमकदार सोना बिखर गया। पूरा दरबार स्तब्ध था। बीरबल ने कहा, देखो जहांपना, ये वही सोना है जो हरिदास ने अपने घर की दीवार में छिपाया था। अकबर की आंखों में गुस्सा उभर आया। हरिदास, तुमने शाही विश्वास तोड़ा। हरिदास गिड़गिड़ाते हुए बोला, हुजूर, मैंने गलती की, पर मैं डर गया था कि अगर सोना चोरी हो गया तो मेरी इज्जत चली जाएगी। बीरबल ने कहा, सच तो यह है जहांपनाह कि उसका लोभ ही उसकी बर्बादी का कारण बना। उसने अपने ही शिष्य पर झूठा आरोप लगाकर खुद को बचाने की कोशिश की। अकबर ने फैसला सुनाया, हरिदास से शाही उपाधि छीन ली जाए, उसका सारा सोना राजकोष में जमा हो और मोहन को शाही सुनार का दर्जा दिया जाए। मोहन की आंखों में खुशी थी, लेकिन साथ ही एक डर भी। बीरबल ने उसकी ओर देखा। मोहन, तुम खुश तो हो, पर तुम्हारे चेहरे पर शांति नहीं। क्या बात है? मोहन ने धीमे स्वर में कहा, हुजूर, मैंने चोरी नहीं की थी, पर सच ये भी है कि दीवार में सोना मैंने ही छिपाया था, पर उस्ताद के आदेश पर। मुझे लगा था वो उसे किसी और को देने वाले हैं, इसलिए मैंने उनका भरोसा तोड़ा। लेकिन मैंने सोना लिया नहीं, बस छिपाया। बीरबल ठहर गए। पूरा दरबार सन्न। अकबर ने कहा, तो क्या सच्चाई अभी भी अधूरी है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, शायद इस कहानी का अंत यही नहीं, बल्कि अब शुरू होता है। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, मैं तुम्हें एक हफ्ता देता हूं, पता लगाओ असली चोर कौन है। हरिदास ने सोना छिपाया या किसी और ने उसके जरिए राजकोष का सोना गायब किया? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, जो चमकता है वो हमेशा सोना नहीं होता। कभी कभी धोखा भी उतना ही चमकीला होता है। 8वां अध्याय, अंत जो खुला रहा। उस रात बीरबल ने एक मोमबत्ती जलाई और पुराने दस्तावेज खोले। कई पुरानी मुहरों पर एक ही निशान उभरा, एक छोटा सिंह का पंजा। वो सोच में पड़ गए, ये निशान तो राजकोष के सोने पर भी होता है। तो क्या हरिदास का सोना शाही खजाने से आया था? बीरबल ने धीरे से कहा, अगर ऐसा है तो ये खेल किसी सुनार से कहीं बड़ा है। मोमबत्ती बुझ गई और कमरे में सिर्फ रहस्य का अंधेरा रह गया। कहानी यही समाप्त नहीं होती। बीरबल ने अगले दिन दरबार में कोई बात नहीं की।
दरबारियों के मन में अभी भी वही सवाल गूंज रहा था। क्या हरिदास सचमुच केवल लोभी सुनार था, या फिर कोई और कड़ी इससे भी बड़ी चाल के पीछे थी? बीरबल ने जो सिन्ह के पंजे जैसा निशान देखा था, वो उसके दिमाग में बार बार घूमता रहा। निशान छोटा था, पर उसकी मौजूदगी किसी बड़ी साजिश का संकेत दे रही थी। अकबर ने एक हफ्ता दिया था और बीरबल हर संभव मार्ग पर चला। पर अब बीरबल जानता था कि इसे सिर्फ तथ्यों से नहीं, बल्कि लोगों के दिलों और रूह से सुलझाना होगा। उसे उस छिपे हुए कारण को खोजना था जो सारी घटनाओं को जोड़ता था। हरिदास का छिपाना, राजकोष का गमन और सिन्ह के पंजे का निशान। बीरबल ने दरबार से छुट्टी लेकर पुराने अभिलेखागार की ओर रुख किया। वहां जहां पुराने खजाने और रजिस्टर रखे जाते थे, बीरबल ने घंटों पुराने रिकॉर्ड पढ़े। पन्नों की बूंदों में धूल जमी थी, पर एक बात बार बार उभर कर आई। कुछ साल पहले भी राजकोष में गहनों के अचानक गायब होने की शिकायतें आई थी, पर वे शिकायतें आधिकारिक तौर पर रिपेयरिंग और रिप्लेसमेंट के नाम पर झांकी गई थी। पन्नों में एक रिपोर्ट मिली। उस रिपोर्ट में एक मोहर की फोटो बनी हुई थी, एक सिंह का पंजा, और पंजे के नीचे छोटे अक्षर शिल्प संघ। बीरबल के होठों पर हल्की मुस्कुराहट आई। ये वही निशान था, पर शिल्प संघ क्या था, और क्यों उस संघ की मोहर राजकोष के दस्तावेजों पर लगी मिली? बीरबल ने यह सोचते हुए एक पुराना रजिस्टर उठाया, जहां शिल्प संघ के नाम पर कुछ स्वीकृतियों के हस्ताक्षर थे। उनमें से एक नाम बार बार आया, रघुवीर। रघुवीर का नाम सुनते ही बीरबल को एक और याद आया। कुछ महीने पहले रघुवीर सुनारगांव में एक बड़ा उत्सव आयोजित कर रहा था, जहां उसने बड़े बड़े राजाओं के लिए काम किया था। क्या रघुवीर और हरिदास में कोई संबंध था? बीरबल ने रात भर रघुवीर के बारे में जानकारी जुटाई। उसने पाया कि रघुवीर केवल सुनार ही नहीं, बल्कि कई सुनारों का प्रमुख माना जाता था। लोग कहते थे कि वो गहनों की शुद्धता और काम की गुणवत्ता दोनों पर कड़ा नियंत्रण रखता था। पर कुछ लोगों का कहना था कि रघुवीर के पास इतने पैसे कैसे आए। वो बहुत ही शानदार महल जैसा ठिकाना बनाए हुए था, और उसके काम की कीमतें असाधारण रूप से ऊंची थी। क्या यही वो व्यक्ति था जिसका कोई हाथ राजकोष के सोने में था? अगले दिन बीरबल ने ऐसे ही सूचनाओं पर भरोसा करके रघुवीर के महल की तरफ प्रस्थान किया। वो एक बड़ा घर था, सज्जा और वैभव से भरा। बीरबल ने बहुत सावधानी से प्रवेश किया। वहां का वातावरण अलग था। लोग शालीन थे, पर उनकी आंखों में किसी बात का डर भी था। बीरबल ने अपने उस अंदाज में पूछा, रघुवीर यहां है? एक नौकर ने संकेत दिया और बारीक आवाज में कहा, हां महाराज, पर वो व्यस्त है। बीरबल ने ठंडी मुस्कुराहट के साथ पूछा, कब तक व्यस्त? नौकर ने झिझकते हुए कहा, उन्हें बंद कमरे में नए डिजाइनों पर काम करना है, पर अगर आप चाहें तो मैं उन्हें बुलवाऊं। थोड़ी ही देर में रघुवीर सामने आया। थोड़ा बड़ा कद, गहरी आंखें और चेहरे पर ऐसी गंभीरता कि मानो हर चीज पर उसकी पकड़ रही हो। उसके कपड़े महंगे थे, पर वो बिल्कुल बिना दिखावे के लगा। बीरबल ने नम्रता से कहा, रघुवीर जी, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। रघुवीर ने थोड़ी हिचक के बाद कहा, बताइए, क्या मसला है? बीरबल ने सीधे मुद्दे पर कहा, राजकोष के सोने के गायब होने की कुछ घटनाओं में आपकी मोहर मिली है। क्या आप इसका उत्तर देंगे? रघुवीर का चेहरा कठोर हो गया। मेरी मोहर? यह तो बहुत बड़ा आरोप है। उसने कहा, हम शिल्प संघ हैं। हम गहनों की जांच और प्रमाणन करते हैं। जो भी दस्तावेज हम पर हस्ताक्षर कराते हैं, वो केवल इस बात की पुष्टि होती है कि ये शिल्प हमारे मानकों के अनुसार सही है। बीरबल ने कहा, फिर उस मोहर का वहां कैसे होना संभव हुआ? रघुवीर ने कहा, शायद किसी ने हमारी मोहर की नकल की हो, या किसी ने दस्तावेजों का दुरुपयोग किया हो। बीरबल ने ध्यान से रघुवीर की आंखों में देखा। वहां कोई डर नहीं था, पर एक चीज थी जो उसे विचलित कर रही थी। रघुवीर का दिमाग तेज था, पर उसमें बहुत कुछ छिपा हुआ भी महसूस हुआ।
बीरबल ने रघुवीर की दुकान की तलाशी लेने की अनुमति मांगी। रघुवीर ने इनकार किया। मेरी दुकान में सरकारी अनुमति के बिना कोई तलाशी नहीं हो सकती। बीरबल ने चुपचाप मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं दरबार में इसकी औपचारिक मांग करूंगा, पर जब तक मैं वापस लौटता हूं, आप यहां रहें। रघुवीर ने धीमी आंखें झपकाई और कहा, ठीक है, पर मेरा कहना है कि सच्चाई हमेशा वही नहीं दिखाती जो पहली नजर में दिखाई दे। दरबार में लौटकर बीरबल ने अकबर को जानकारी दी। अकबर गंभीर थे। अगर शिल्प संध का दुरुपयोग हुआ है तो ये राज्य की प्रतिष्ठा पर भी प्रश्न खड़ा करता है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि यह मामला सुनार समुदाय से बढ़कर किसी बड़ी गहरी साजिश की ओर ले जा रहा है। रघुवीर का घर बेहद भव्य है, पर उसका व्यवहार कुछ छिपाता हुआ लगता है। अकबर ने आदेश दिया कि रघुवीर की दुकान की आधिकारिक तलाशी की जाए। रघुवीर ने विरोध किया, पर जब दरबार का आदेश आया तो उसे कोई चारा न रहा। दुकान की तलाशी ली गई। वहां सामान्य गहने, कच्चा माल और दस्तावेज मिले, पर कुछ असामान्य चीज भी मिली। एक छोटी सी संदूक में पुराने राजकोष के दस्तावेजों की नकलें, जिन पर वही सिंह के पंजे की मोहर थी, और एक कुंडली जिसमें किसी बड़ी लेन देन का जिक्र था, पर वो लेन देन किसी निजी व्यक्ति के नाम से नहीं, बल्कि गोपनीय कार्य के नाम से दर्ज था। बीरबल को लगा कि ये सब शामिलियों का खेल है, पर कौन थे ये गोपनीय कार्य के मालिक? दस्तावेजों पर दिए गए कोड वर्ड कहीं आधिकारिक कागजात में उपयोग नहीं होते थे। बीरबल ने थोड़ा और ध्यान से देखा और पाया कि दस्तावेजों के किनारे पर पुराने वर्षों की तारीखें एक पैटर्न में लिखी थी। वे तारीखें उन समयों से मिलती थी जब शाही यात्राएं हुई थी। क्या कोई इन यात्राओं के दौरान राजकोष से गहने गिरवी रखता या छिपाता था? ये विचार बीरबल के दिमाग में ख्यालों की तरह उभर आया। बीरबल ने उन पुरानी यात्राओं के रजिस्टर निकाले। उसने देखा कि पिछले वर्षों में राजकोष से कई बार गहने 1 घंटे के लिए निकाले गए थे, पर वापस दस्तावेज में कम किए गए थे। वो घबरा उठा। वो समझ गया कि कहीं न कहीं किसी ने शाही यात्राओं के दौरान गहने निकालकर उन्हें सफाई या रिपेयर के नाम पर दूसरे हाथों में दे दिया होगा। तभी उसे एक पुराना खत मिला जो किसी राजकुमार ने किसी संग की शख्स को लिखा था। खत में लिखा था, जब भी राज दरबार यात्रा पर जाए, 5वां बक्सा राजकोष से निकलवाना, शिल्प संघ की मोहर लगा देकर रख देना, तुम अपना हिस्सा वो घर ले आओ। लिखा था किसी हायरअप के संकेत में, पर हस्ताक्षर गायब। उसके नीचे एक जिक्र था, एक स्थान का नाम, बालमंगढ़। बीरबल ने सोचा, यह संकेत शायद उस व्यक्ति का है जो राजकोष के सोने को चुराने का मास्टरमाइंड है। अगले ही दिन बीरबल और 2 विश्वस्त सिपाही बालमनगढ़ की ओर रवाना हुए। ये एक छोटा कस्बा था जहां कई तरह के व्यापारियों की चौक चौराहे थे। वहां पहुंचकर उन्होंने पाया कि कस्बे में एक बड़ा मेला हालिया समय में लगा था, और मेले में कई सुनारों के बीच कुछ बड़े सौदे भी हुए थे। बीरबल ने हीन नेत्रों से देखा। कहीं न कहीं रघुवीर का हाथ इस मेले में दिखना था। कुछ पूछताछ और गुप्त वार्ताओं के बाद उन्हें पता चला कि मेले में कुछ बक्से अनौपचारिक ढंग से शिफ्ट हुए थे, और जिन्होंने वे बक्से लिए थे उनके नाम रजिस्टर में नहीं थे। बीरबल ने महसूस किया कि मामला बड़ा था। ये व्यक्तिगत सुनारों का खेल नहीं, बल्कि किसी बड़े अभिजात वर्ग के सहयोग से हुआ था। बालमनगढ़ में एक बूढ़ा दुकानदार मिला जो पुराने कागजात और स्मारिका इकट्ठा करता था। उसने बीरबल को उस दिन का एक प्राइवेट पत्र दिखाया। पत्र किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति ने लिखा हुआ था, और उसमें लिखा था कि कुछ गहने विशेष संग्रहालय के लिए भेजे जा रहे हैं, पर कागज पर उसमें शिल्प संघ की मोहर भी लगी थी। पत्र के नीचे हल्के शब्दों में लिखा था, सुनिश्चित करो कि रघुवीर को उनके हिस्से का भुगतान कर दिया जाए। बीरबल को लगा कि अब तक के सब सुराग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, पर फिर भी एक चीज गायब थी, वो हस्ताक्षर जो इस पूरे खेल का आरंभिक आदेश देता। बीरबल ने उस बूढ़े दुकानदार से कहा, यह पत्र कहां से आया? दुकानदार ने बोला,
ये उस व्यक्ति ने दिया था जिसे यहां किसी ने कॉन्समेटर कहा था, वो जो सौदों को संजोता और पैसों का हिसाब रखता। बीरबल ने कहा, तुम्हें कॉन्समेटर का नाम मालूम है? दुकानदार ने धीमी आवाज में कहा, लोग उसे नाम से नहीं बुलाते, वे बस कहते हैं। उसका काम घूम घूम कर रहना और सौदे पक्का करना। बीरबल के मन में एक बार फिर सवाल उभरा, कौन है वो व्यक्ति? क्या वही वो व्यक्ति था जिसने सिन्ह के पंजे की मोहर का दुरुपयोग करवाया था? बीरबल ने रघुवीर से फिर मिलकर पूछा, क्या आपकी मोहर की नकल संभव है? रघुवीर ने कहा, यह संभव है, पर नकल इतनी परफेक्ट हो कि दस्तावेजों पर न दिखाई दे, ये कठिन है। बीरबल ने फिर से दुकान की गहराई से तलाशी ली तो एक कोने में एक छोटा सा वर्कशॉप मिला। वहां पर धातु की नकल के उपकरण, मोहर बनाने के उपकरण और कई तरह के वैक्स सिलेंडर रखे थे। बीरबल ने देखकर अनुमान लगाया कि किसी ने यहां से मोहरों के डिजाइन और कढ़ाई की छाप लिए होंगे। पर सबसे अहम बात थी, वहां एक पुराने किस्म का पेटी भी रखी मिली, जिसमें कुछ रेशमी कपड़े और एक छोटा सा पत्थर रखा हुआ था। पत्थर पर वही सिन्ह का पंजा उभरा हुआ था, पर वो साफ तौर पर असली मोहर जैसा नहीं था। ये नकल की तरह था, पर बहुत ही सूक्ष्म अंतर के साथ। बीरबल ने यह समझा कि नकल किसी स्थानीय कारीगर ने नहीं की थी। ये किसी ऐसे शख्स की कला थी जिसने असली और नकली के बीच ऐसे सूक्ष्म अंतर बनाए कि आंखें धोखा खा जाए। वो व्यक्ति न खुद रघुवीर था, नहीं हरिदास। ये कोई तीसरा था जो रघुवीर और शाही दस्तावेजों का उपयोग कर रहा था। बीरबल महल लौटे तो रात गहरे थी। अकबर ने पूछा, किस ओर जा रही है जांच? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सब सुराग एक ही दिशा में जा रहे हैं, रघुवीर तक। पर उसके साथ कोई तीसरा व्यक्ति भी है जो मोहर की नकल करवा रहा है। अकबर ने कहा, हमें उस तीसरे की पहचान करनी होगी, उसे पकड़कर सख्त सजा देनी चाहिए। बीरबल ने कहा, मैं जानता हूं जहांपनाह, पर अभी हमें एक और सुराग चाहिए, एक ऐसा सुराग जो उस व्यक्ति के दिल तक पहुंचे। बीरबल ने अगले दिन दरबार में घोषणा की, जो भी शिल्प संध की किसी तरह की मौखिक या लिखित प्रमाण दे सके, उसे राज्य इनाम देगा। ये घोषणा सुनकर कई लोग दरबार में आ गए, पर कोई भी ऐसा गवाह न था जो सीधे उस तीसरे की ओर संकेत कर सके। फिर एक दिन एक अल्पवयस्क नौकर आया, उसका नाम कबीर था। उसने डरते हुए बीरबल को कहा, हुजूर, मैंने कभी कुछ नहीं कहा, पर मैंने देखा था। मेरे मालिक ने एक बड़े आदमी के साथ राजकोष का कई बक्सा लेकर आते हुए देखा। कबीर का मालिक कोई छोटा व्यापारी था जो कभी कभी राजकोष के सामानों के रजिस्ट्री में मदद करता था। कबीर ने बताया कि उसने देखा था कि उन बक्सों पर वही शिल्प संघ की मोहर लगी थी, पर उसने नाम नहीं सुना क्योंकि वह छुपा हुआ था। कबीर का बयान मामूली लग सकता था, पर बीरबल ने उसकी बातों से कड़ी पकड़ बना ली। कबीर के शब्दों में ऐसा कुछ था जो उसकी आंखों से झलक रहा था, डर और शुल्ड, किसी काम का ठेस। कबीर ने जो देखा था वो स्पष्ट संकेत दे रहा था कि किसी उच्च पदस्थ के इशारे पर यह सब हो रहा था। बीरबल ने कबीर की मदद से उस छोटे व्यापारी को जोड़ा और उसने पाया कि उस व्यापारी का नाम मंगलदास था। मंगलदास ने कहा कि उसने कुछ बक्से राजकोष से देखे थे, पर उसे हमेशा पैसों की पर्चियां दी जाती थी और कहा जाता था कि यह राज्य का निजी काम है। बीरबल ने पूछा, किन लोगों ने ये पर्चियां दी? मंगलदास ने कहा, एक आदमी आया करता था। किसी भीड़ में वो अनजान जैसा लगा, पर उसके पास हमेशा एक चमकदार अंगूठी रहती थी और उसकी आवाज में ठंडक थी। बीरबल ने सोचा, चमकदार अंगूठी, ठंडी आवाज, ये संकेत किसी ऐसे आदमी का था जो शक्ति और पैसे से लैस था। बीरबल ने अकबर के सचिवालय के पन्ने पलटे और पाया कि कुछ अफसरों के पास वही तरह की अंगूठी है, पर वो सब भी कुर्सियों पर इतने सम्मानित कि किसी पर सीधे आरोप लगाना कठिन था। बीरबल ने गुप्त रूप से उन नामों की तालिका बनाई और पाया कि एक नाम बार बार सामने आया, विक्रमादित्य।
विक्रमादित्य एक प्रभावशाली मंत्री था, जिसका तिजोरी भी अक्सर खुले दस्तावेजों में दिखाई देता था। क्या वही वो शख्स था? पर यह सीधा आरोप लगाना आसान न था। बीरबल ने मन में सोचा कि विक्रमादित्य इसी खेल का कनेक्शन हो सकता है, पर उसे और सबूत चाहिए थे। विक्रमादित्य को आमतौर पर एक गणमान्य और परिष्कृत राजनयिक माना जाता था, पर बीरबल की खास बात यह थी कि वो लोगों की छोटी छोटी आदतों से उनके बड़े राज खोल लेता था। उसने देखा कि विक्रमादित्य के पास कुछ खास दस्तावेज आते थे, बिना आरक्षण के, बिना नाम के, बस एक मोहर और एक छोटा नोट। बीरबल ने एक चाल चली। उसने विक्रमादित्य को आमंत्रित किया और धीमे स्वर में कहा, विक्रमादित्य, तुम्हारे दफ्तर में कुछ खास दस्तावेज मेरे ध्यान में आए हैं, क्या तुम इन्हें दिखा सकोगे? विक्रमादित्य ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, क्या आप मुझ पर शक करते हो? बीरबल ने सावधानी से कहा, नहीं, पर सच्चाई की जरूरत है। मेरे पास कुछ संकेत है जो सभी को मिलाते हैं। शिल्प संघ, रघुवीर और कुछ पर्चियां जिन पर सिर्फ मोहर बनी है। मैं जानना चाहूंगा कि ये पर्चियां किसके आदेश से आई थी। विक्रमादित्य ने थोड़ी देर घूर कर कहा, मैं सिर्फ सरकार की सेवा करता हूं। जो पर्चियां आती है वे औपचारिक आदेश होते हैं, पर अगर आप चाहें मैं आपको उन पर्चियों की सूची दे सकता हूं। बीरबल ने आंखें संकुचित कर ली, पर भीतर ही भीतर वो जानता था कि विक्रमादित्य कुछ छुपा रहा था। उसने कहा, शुक्रिया, पर मैं चाहता हूं कि आप खुद उन पर्चियों का उल्लेख दरबार में करें। विक्रमादित्य ने यह शर्त मान ली, पर उसकी आंखों में एक हल्की चिंता थी, और बीरबल ने महसूस किया कि वो चिंता सच का संकेत है। दरबार के अगले दिन विक्रमादित्य ने उन पर्चियों का उल्लेख किया, बिना नाम के, बिना संदर्भ के। अकबर ने पूछा, ये पर्चियां किनके आदेश से आई थी? विक्रमादित्य ने हल्का सा घबरा कर कहा, ये राज्य के निजी आदेश थे, जिन्हें मैंने संजो कर रखा था। जो भी इन्हें मांग रहा था वे माननीय थे। अकबर गुस्से में बोले, किसने इन आदेशों का प्रयोग किया? क्या कोई सरकारी अधिकारी इन्हें दुरुपयोग कर रहा है? वहीं पर बीरबल ने अपनी योजना के अनुसार एक शेरवानीधारी नौकर को बुलाया, वही कबीर। बीरबल ने कबीर से पूछा कि क्या वह इस बात की पुष्टि कर सकता है कि उसने देखा था कि बक्से यहां से निकले थे और एक आदमी के ऊंचे मोजे और चमकदार अंगूठी वाले हाथों ने उन्हें लिया था। कबीर ने भय से सिर झुका कर हाँ कहा। दरबार में एक शांति छा गई। अकबर ने कहा, यदि यह सच है तो दंड सख्त होगा। पर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अभी कुछ और भी है। बीरबल ने एक दस्तावेज निकाला। वो वही खत था जिसने बालमनगढ़ का संकेत दिया था। बीरबल ने आवाज उठाई, यह खत किसी उच्च पदस्थ के निजी निर्देश जैसे लगता है, और यहां लिखा है कि मोहर शिल्प संघ की है। तो क्या किसी ने शिल्प संघ की सहमति के बिना यह काम किया? विक्रमादित्य का रंग बदल गया। उसने कहा, मैं इसे प्रमाणित नहीं कर सकता, पर यदि किसी ने मेरे नाम का दुरुपयोग किया है तो वो अपराधी है। बीरबल ने अंत में कहा, जहांपनाह, यह मामला केवल सुनारों का नहीं है, यह सत्ता के दुरुपयोग का मामला है। पर मैं ये भी कहूंगा कि असली नकाब ऊंचे पदों पर है और असली साजिश का मास्टरमाइंड अभी बाहर है। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, ठीक है बीरबल, तुम इस रहस्य की गहरी तह तक जाओ। और विक्रमादित्य, अगर तुम निर्दोष हो तो तुम सब कुछ साबित कर देना। विक्रमादित्य जल्दबाजी में कुछ कह पाने की जगह मौन हो गया। उसकी आंखें किसी अज्ञात भविष्य की ओर देखती रहीं। बीरबल ने सोचा कि अब कदम और तेज होने चाहिए। उसने मोहर की नकल और पर्चियों के निर्माण के पीछे कौन है, ये खोजने के लिए एक जाल बिछाया। उसने रघुवीर को एक सज्जनता से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मिलकर एक नया डिजाइन बनाकर हमारे सामने रखो, पर उसमें एक छोटा सा संकेत छुपा होना चाहिए जो सिर्फ असली शिल्प संघ वाले ही समझे। रघुवीर को लगा कि ये उसका कौशल दिखाने का अवसर है। उसने तुरंत तरकीब अपनाई और नए डिजाइनों पर काम करने का नाटक किया।
बीरबल ने रघुवीर को आश्वस्त किया और गुप्त रूप से कुछ पुराने शिल्प संघ के सदस्यों को इकट्ठा किया। उसने कहा कि वह चाह रहा है कि अब शिल्प संघ के दुरुपयोग को रोकने के लिए संघ की मोहर की सुरक्षा और उसके उपयोग का नियम कड़ा किया जाए। इस बातचीत के दौरान बीरबल ने कुछ ऐसे संकेत रखे जो किसी संभावित दोषी के लिए फांस का काम करेंगे। रघुवीर ने इन योजनाओं पर सहमति दे दी, पर उसकी आंखों में अभी भी वो वही अनसुलझी सी परत थी। बीरबल ने महसूस किया कि रघुवीर भागीदार था या फिर निश्चल शौकिया, ये जान पाना जरूरी था। बीरबल ने देखते ही देखते एक जाल फैलाया। उसने राजकोष से कुछ काल्पनिक पुनरावलोकन बक्सों का आदेश दिया, बक्से जिनके ऊपर शिल्प संघ की मोहर लगी होगी। इन बक्सों में केवल नकली दस्तावेज और एक नकली पर्ची रखी गई, शाही मुहर के नमूने सहित। बक्सों को यात्रा के बहाने भेजा गया और सूचना दौड़ाई गई कि ये बक्से बालमनगढ़ के मेले के लिए जा रहे हैं। ये खबर जल्दी ही फैल गई। जो लोग वास्तव में गोठे में थे, वे इस खबर को सुनकर सक्रिय हुए। बीरबल ने छिपकर पूरे सफर को निगरानी में रखा। उसने देखा कि कुछ छायादार लोग रात के अंधेरे में उन रास्तों पर चले जो बक्सों तक पहुंचते थे। पर इस बार वो टीम तैयार थी। बीरबल के साथ कुछ चुने हुए सिपाही और रघुवीर भी तैयार थे। रघुवीर ने पता नहीं किस कारण से सहमति दे दी थी। रास्ते में ही एक व्यक्ति ने बक्सों को रोकने की कोशिश की। उसके हाथ पर वही चमकदार अंगूठी थी। बीरबल ने उसे पकड़ लिया। उस आदमी ने लड़ते हुए भी कुछ नहीं कहा, पर उसके जुबान से दो नाम निकले, एक विक्रमादित्य और दूसरा कॉन्समेटर। ये सुनते ही बीरबल को अंदर तक ठंडक लग गई। वो वही दो नाम थे जो उसने पहले से संदेह किए थे। पर जब उस आदमी से अधिक पूछताछ की गई तो उसने बस इतना कह दिया गया था, आदेश ऊपर से आया है। उसकी गिरफ्तारी से सब चौंक गए। पर बीरबल जानता था कि यह सफलता केवल तभी सच्ची होगी जब ऊपर के मास्टरमाइंड का खुलासा हो। उसने उस पकड़े गए व्यक्ति का नाम लिया। उसका नाम था विक्रम। विक्रम ने बताया कि वो केवल एक नौकर था जो आदेश स्वीकार करता और बक्से पहुंचाता। उसने कहा कि उसे बताया गया था कि सारे कागज और मुहरें चाहिए केवल अस्थायी तौर पर, बाद में सब लौट आएंगे। विक्रम ने डरते हुए कहा कि उसे कोई नाम नहीं बताया गया था, सिर्फ दस्तावेज दिखाए गए थे जिन पर शिल्प संघ की मोहर लगी हुई थी। बीरबल के मन में अब एक और सवाल आया, कौन सा नाम वास्तव में आदेश दे रहा था? विक्रम के बयान से पता चला कि ऑफिस या ऊपर का जिक्र होता था। बीरबल ने तब समझा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो विक्रम जैसे नौकरों का इस्तेमाल कर रहा था। पर वो व्यक्ति ऐसा था कि उसकी पहचान छुपी रहती थी। बीरबल ने रात में अकेले में सोचा, क्या ये वही कॉन्समेटर है जिसका जिक्र कबीर और मंगलदास ने किया था? और क्या विक्रम सिर्फ एक छोटे पैमाने पर काम करने वाला आदमी था, या फिर उसका कनेक्शन किसी बड़े हाथ से जुड़ा था? कबीर की हिम्मत धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। उसने बीरबल से कहा कि वो सच सच बताएगा, पर उसे सुरक्षा चाहिए। बीरबल ने उसे सुखाए रखा और कहा कि वो उसे राजा की सुरक्षा में रखेगा। कबीर ने बताया कि उसने देखा था कि हर बार जब बक्से राजकोष से निकलते, तब एक तेष्ट व्यक्ति, जिसका मुख हमेशा नकाबनुमा नहीं, पर उस पर एक बड़ा दुपट्टा रहता, वो बक्से लेकर चलता और कहीं छुपा देता। कबीर ने कहा कि उसने उसकी आवाज सुनी थी। वो आवाज मध्यम थी पर कठोर थी। कबीर ने इसे खड़कती आवाज कहा। यह विवरण बीरबल के कानों में बार बार गूंजा। बीरबल ने सोचा, खड़कती आवाज, चमकदार अंगूठी, ठंडी भाषा, ये सब किसी ऐसे व्यक्ति की विशेषता थी जो उच्च पद पर था और दूसरों के कानों में आदेश भेजता था। पर फिर भी बीरबल ने महसूस किया कि ये जाल अभी पूरा नाव नहीं पकड़ेगा। उसे एक अंतिम निशान चाहिए जो सीधे उस व्यक्ति से जुड़ा हो। एक रात बीरबल ने चुपके से विक्रम का वेश बदलवाया और उसे राजकोष के पास स्थित एक पुराने कमरे में छिपा दिया। वहां से विक्रम की निगरानी की गई।
बीरबल ने सब कुछ तैयार रखा और रात को जब वे लोग काम पर उतरने वाले थे, तब उन्होंने देखा कि वही मध्यरात का आदमी आया। पर इस बार उसने बोला कुछ अलग, कुछ नया। उसने कहा, बक्सों को उस पुराने कुएं के नीचे दबा दो और सबूत मिटा देना। वो आदमी बहुत तेज चाल में था, पर उसकी आवाज में एक खास टोन थी। बीरबल ने तुरंत कदम रखा और उस आदमी को पकड़ने की कोशिश की, पर वो गायब हो गया। पर उसके छूटते हुए कपड़ों के ओले पर एक छोटा धागा फंस गया। उस धागे पर एक रंगीन धागे की एक कलाई का छोटा टुकड़ा लगा था और उसी टुकड़े पर एक सूक्ष्म यानी एक टांका बना हुआ था। वो टांका वही था जो अकबर की रानी के बूट में भी पिछले साल दिखा था, जब कोई कुरियर उन्हें संदेश देता था। ये संकेत किसी अंदरूनी व्यक्ति का था, कोई राजसे का मशीनरी से जुड़ा हुआ। बीरबल का दिल जोर से धड़कने लगा। ये संकेत सीधे राज परिवार या उसके निकटतम लोगों से जुड़ा हुआ था। पर किसका और क्यों? क्या कोई अंदरूनी व्यक्ति इस साजिश का हिस्सा था? अगले दिन बिखरे हुए सुरागों से बीरबल ने वो अंगूठी मिलवाई जो पहले पकड़े गए आदमी के हाथ पर दिखी थी। अंगूठी पर बहुत सी सूक्ष्म कोराइयां थी, पर सबसे महत्वपूर्ण एक गुलाब की कूटनुमा चिन्ह थी जो अक्सर कुछ उच्च दर्जे के अधिकारियों के सामान पर देखा जाता था। बीरबल ने ये अंगूठी ध्यान से देखा और पाया कि उसके अंदर की लिखावट में एक नाम का आरंभिक अक्षर म था। ये अक्षर किसी मंत्री म से शुरू का संकेत दे सकता था। बीरबल ने तुरंत राज दरबार के उच्चस्थ अधिकारियों की सूची निकाली और देखा कि किन-किन का नाम म से शुरू होता है, पर यह सूची बहुत लंबी थी। मगर बीरबल ने अपनी सूक्ष्म बुद्धि से एक नाम पर ध्यान लगाया, एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम तो माहेश था, पर जिसने हाल ही में कई निजी खरीदारी की थी और उसके व्यवहार में कुछ अजीब परिवर्तन थे। बीरबल ने महसूस किया कि ये केवल संयोग नहीं हो सकता। बीरबल ने सोचा कि अब आखिरी चरण आ चुका था, पर उसे एक कठिन निर्णय लेना था। अगर वो सीधे माहेश पर आरोप लगाएगा और माहेश सच में साजिश का भाग न होगा, तो इसे बड़े राजनीतिक संकट में बदलने में देर न लगेगी। लेकिन अगर माहेश ही वो अंदरूनी व्यक्ति है, तो उसे पकड़े बिना रहस्य कभी खत्म नहीं होगा। बीरबल ने निर्णय लिया कि वो माहेश को एक धोखा देकर फंसाएगा। उसने महल में एक दावत आयोजित की, जिसमें उसने माहेश को विशेष रूप से आमंत्रित किया। दावत के बीच में बीरबल ने उपहारों का खेल किया। अजाबोगरीब उपहार और नकली दस्तावेज जो शाही गहनों की सूची दिखाते थे। इन दस्तावेजों को माहेश की ओर देखकर रखा गया ताकि माहेश की प्रतिक्रिया देखी जा सके। माहेश ने दस्तावेजों की ओर देखा और उसकी आंखों में एक ज्वाला सी उठी। वो अपराध बोध की नहीं, बल्कि डर और उत्तेजना की थी। उसने धीरे से अपना चेहरा छुपाया और चुपचाप वहां से उठा। बीरबल ने अपनी टीम को आदेश दिया कि माहेश का पीछा किया जाए, पर माहेश पहले ही कहीं गायब हो चुका था। यह स्पष्ट था, माहेश का मन कुछ छिपा रहा था, पर छिपाने वाले कितने बड़े हिस्से थे, ये अभी तक स्पष्ट न था। माहेश को कुछ दिनों बाद पकड़ लिया गया। उसकी तलाशी में कुछ दस्तावेज मिले, कई दस्तावेज जिन पर शिल्प संध की मोहर लगी हुई थी, और एक छोटा सा पैकेट जिसमें एक नकली मोहर बनाने के उपकरण थे। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि माहेश के दस्तावेजों में एक पत्र था। वो पत्र किसी अज्ञात हस्ताक्षरित था, पर उसमें एक वाक्य बार बार लिखा हुआ था, सुरक्षा पहले, स्वाभाविकता बाद में। माहेश ने पूछताछ के दौरान बताया कि वह केवल आदेश मानता था और उसके सामने एक आदमी आया करता था जो उसे हमेशा कहता था कि सब कुछ सुरक्षित है और वो सामान्य रूप से कार्रवाई करे। माहेश ने आगे बताया कि उसे बताया गया था कि ये राज्य सेवा के नाम पर हो रहा है। जब बीरबल ने उससे पूछा कि क्या वह किसी उच्च अधिकारी का नाम बता सकता है, तो माहेश ने सिर झुकाया और कहा, नहीं, सिर्फ कोडवर्ड सुनता था, सुरक्षा और प्रायोग। यह सुनकर बीरबल का माथा ठंडा हो गया। कोडवर्ड, ये वही शब्द था
जो अब तक किसी भी दस्तावेज पर नहीं दिखा, और यही वो बात थी जिसे बीरबल पहले से जानना चाहता था। कोडवर्ड किसी बड़े तंत्र की निशानी था। अब बीरबल के पास दो स्पष्ट तथ्य थे। एक, रघुवीर, विक्रम और माहेश जैसी हस्तियां इस साजिश में कुछ जगह पर जुड़ी हुई थी, और दूसरा, कोई उच्च पदस्थ व्यक्ति था जो कोडवर्ड और गोपनीय निर्देशों के जरिए इस साजिश को चला रहा था। पर असली मास्टरमाइंड अभी छुपा हुआ था। बीरबल ने सोचा कि शायद इसका उत्तर शाही प्रसाधन में ही छुपा हुआ है, क्योंकि कई मौकों पर दस्तावेजों का आदान प्रदान वहीं हुआ था। उसने फिर से शक की सुई को उठाया और देखा कि शाही फाइलों पर जिन तारीखों का जिक्र किया गया था, वे अक्सर राजदरबार के खास सत्रों के समय पर हुए थे। बीरबल ने निर्णय लिया कि वो खुद एक जाल बिछाएगा। वो राजकोष के एक बड़े मंडप में नकली बहुमूल्य गहने रखेगा और घोषणा करेगा कि अगले दिन उन्हें भेजा जाएगा। ये खबर पसरते ही असली अपराधी बेझिझक सक्रिय होगा। बीरबल को उम्मीद थी कि अपराधी जब आएगा तो वो अपना कोई निशान छोड़ेगा, शायद अंगूठी, शायद कोई वक्तव्य, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वो भरोसा समझता होगा। उस रात महल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बीरबल की निगरानी तगड़ी थी। दरबार के गलियारों में कम उजाला था और हर कोने पर चुप्पी ने राज किया। अचानक मध्यरात्रि के पास कुछ हलचल हुई। दरबार के द्वार पर कोई आया। वो आदमी तेज कदमों से आया, पर उस बने कपड़ों में कुछ अजीब था। वो बहुत सादा, पर मन में कोई घात छुपाए लग रहा था। उसकी जुत्ती की तह पर वही धागा का निशान था जो बीरबल ने उस रात खून में देखा था। वो वही निशान था जो राजमहल के अंदरूनी संदेशवाहक के बूटों पर दिखा था। बीरबल ने अपनी टीम को इशारा किया और उसी समय उस आदमी ने अपना चेहरा हटा लिया, पर बीरबल की पैनी नजरें उसे पहचान गई। वो व्यक्ति था अक्सर नाम का एक सेवक, जो वर्षों से शाही सेवा में था और जिसके ऊपर अधिकतर लोगों का भरोसा था। अक्सर के हाथ कांपने लगे, पर उसने एक साहसिक कदम उठाया। वो बोला, मैंने कहा था कि सब कुछ सुरक्षा के लिए है। बीरबल ने धीरे से कहा, अक्सर, तुमने क्या किया? किसके कहने पर? अक्सर ने धीमी आवाज में कहा, मैं आदेशों का पालन करता था, पर अब जब आप पूछते हैं तो मैं बताता हूं। ऊपर का आदेश मिला था। वो आदेश कौन देता था मुझे नहीं मालूम, पर मुझे बताया गया था कि ये सर्वांगीण सुरक्षा हेतु है। ये सुनते ही दरबार में हलचल मच गई, पर किसी ने सोच भी न लिया था कि एक ऐसे इंसान की कलई खुलने से कितना बड़ा राज उघड़ सकता है। अक्सर ने बोला कि उसे केवल एक नाम सुनाई देता था, परम। पर जब बीरबल ने उससे और पूछताछ की तो अक्सर के होंठ कांप गए और वो चिल्ला उठा, मैं कुछ और नहीं बता सकता। वे मेरे परिवार को उठा लेंगे। अक्सर की बातों से सबका रक्त थरथर करता रहा। बीरबल ने सभी को शांति से कहा, हम अब वहां तक पहुंचे हैं जहां पर्दा आधा खुलता है, पर असली मास्टरमाइंड अभी बाहर है। उसे पकड़ने के लिए हमें और सूक्ष्म चालें लगानी होंगी। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने जो किया अच्छा किया, पर मुझे बताओ, क्या हमारे पास उस परम का कोई और सुराग है? बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, सिर्फ एक। वो शब्द वही है जो माहेश ने बताया, सुरक्षा और प्रायोग। और वही शब्द शायद किसी बड़े आदमी द्वारा हर किसी को दिए जाते हैं, पर कौन है वो बड़ा आदमी, ये तय करना मुश्किल है। दरबार में कुछ लोगों की आंखों में डर और कुछ की आंखों में राहत की चमक थी, क्योंकि बहुत से लोग जानते थे कि सत्ता के इर्द गिर्द किस तरह के लोग घूमते हैं। पर बीरबल का मन शांत न था। वो जानता था कि अभी बहुत कुछ रह गया है और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस रहस्य को और गहरा रखना चाहेंगे। राजकोष के गहनों की चोरी का ताना बाना अब कुछ और बड़े उद्देश्य की ओर इशारा कर रहा था। शक्ति का उपयोग, मुखौटे और उन लोगों की गुप्त दुनिया जिनकी पहचान आधिकारिक रूप से किसी ने न दी थी। बीरबल ने अंतिम फैसला किया कि वो इस मामले की तह तक तब तक जाएगा जब तक असली परम, वो मालिक जिसका नाम कभी खुले रूप में न लिया गया,
उसकी असली उपस्थिति सामने न आ जाए। पर वो जानता था कि यदि उसने जल्दबाजी की तो बड़े लोग बच निकलेंगे, और यदि वो धीमे चला तो अपराधी और भी सबूत मिटा सकते थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, पर इस खोज में तुम अकेले न जाओ। राज्य की शक्ति साथ रहेगी। बीरबल ने सिर न केवल एक झुकाकर कहा, बल्कि उसने अपने मन में तय किया कि अगला कदम और भी चालाकी भरा होगा। एक ऐसा कदम जो एक ही बार में कई नकाब हटाए और कई प्रश्नों के जवाब दे। पर वो जवाब अभी मेरे पास नहीं है, और यही कहानी का सच है। यहां तक का सच सामने आ चुका है, पर आगे की सच्चाई अभी भी छिपी हुई है। पिछले कुछ दिनों में दरबार में जितनी हलचल हुई थी, उतनी शायद वर्षों में नहीं हुई थी। राजकोष की चोरी, सुनार हरिदास की चालाकी, रघुवीर का झूठ, माहेश की गिरफ्तारी, सब घटनाएं धीरे धीरे एक लंबी श्रृंखला की तरह जुड़ रही थी। अकबर का चेहरा कठोर था। उन्होंने कहा, बीरबल, इतने दिन बीत गए, हमारे दरबार का खजाना, हमारे राज्य की प्रतिष्ठा अब सवालों में है। क्या तुमने असली दोषी का पता लगाया? बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पनाह, पर्दा थोड़ा हटा है, पर असली चेहरा अभी छिपा हुआ है। जो कुछ सामने आया है वो सिर्फ झूठ की परतें हैं। सच्चाई अभी भीतर कही है, जैसे आग राख के नीचे जल रही हो। अकबर ने धीरे से कहा, और वो राख कौन सी है, बीरबल? बीरबल बोला, वो है अदृश्य हाथ, जो सबको चला रहा है, हरिदास को, रघुवीर को, माहेश को, और शायद किसी ऐसे को भी जिसे हम सबसे ईमानदार समझते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल को इस समय कोई शोर नहीं चाहिए था। वो अपने घर के पिछले हिस्से में गया, जहां एक छोटा अंधेरा कमरा था। वहां पुराने रजिस्टर, बक्से और कुछ गहनों की नमूने वाली थैलियां रखी थी। उसने दरवाजा बंद किया और एक कागज निकाला। उस पर लिखा था, बालमंगड़, तीसरा बक्सा, वापस नहीं आया। उसने खुद से कहा, यही से शुरुआत करनी होगी। वो नक्शा फैलाता है। उस नक्शे में एक सीधी सड़क दिखती थी, जो राजकोष से शुरू होकर पुराने नदी तट तक जाती थी। बीच में 2 गांव थे, खेरपुर और बालमंगड़। बीरबल ने सोचा, राजकोष से निकला सोना बालमंगड़ पहुंचा और फिर लापता। अब सवाल ये नहीं है कि किसने चुराया, सवाल यह है कि वो वहां क्यों पहुंचा। उसने निश्चय किया, सुबह वो बालमंगड़ जाएगा, पर अकेला नहीं। अगले दिन सुबह बीरबल ने अपने विश्वास पात्र सिपाही सुबान और रहीम को साथ लिया। तीनों घोड़े पर निकले। रास्ता सुनसान था, हवा में धूल थी, और आगे कहीं एक बूढ़ा पेड़ खड़ा था। ऐसा पेड़ जो बहुत कुछ देख चुका था। रहीम ने कहा, हुजूर, रास्ते में कोई नहीं दिख रहा। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां रास्ता खाली हो, वहां कोई न कोई छिपा जरूर होता है। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक वृद्ध मिला, फटे कपड़े, सफेद बाल और हाथ में लकड़ी। वृद्ध ने कहा, मियां, कहाँ जा रहे हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बालमंगड़। सुना है वहां एक पुराना मेला लगता है। वृद्ध ने गहरी सांस ली। मेला तो लगता है, पर वहां अब लोग नहीं जाते। जो जाते हैं वापस नहीं आते। बीरबल ने हल्के स्वर में पूछा, क्यों? वृद्ध बोला, वहां रात के अंधेरे में रोशनी नहीं दिखती, पर आवाजें सुनाई देती है, जैसे कोई मिट्टी खोद रहा हो। बीरबल के चेहरे पर गंभीरता छा गई। उसने कहा, धन्यवाद बाबा, शायद अब यह रास्ता हमें वही ले जा रहा है जहां हमें जाना चाहिए। जब वे बालमनगढ़ पहुंचे तो गांव अजीब लगा। न कोई बच्चे की हंसी, न कोई औरतें खेतों में। चारों ओर सन्नाटा था, और बीच में एक टूटी हवेली। बीरबल ने हवेली की दीवार पर हाथ फेरा, पुरानी पर साफ। सुबान ने कहा, हुजूर, कोई यहां रहता नहीं लगता। बीरबल बोला, जो दिखता नहीं वही कभी कभी मालिक होता है। वे अंदर गए। अंदर दीवारों पर सुनहरे धूल के छोटे छोटे कण चिपके थे, जैसे किसी ने हाल में कुछ बनाया हो। रहीम ने धीरे से कहा,
ये तो सोने की धूल लगती है, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। और इसका मतलब है कोई यहां काम करता है। अचानक पीछे से एक आवाज आई। कौन है वहां? तीनों पलटे। दरवाजे पर एक युवा स्त्री खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, डर से कांपती हुई। उसने कहा, आप लोग यहां क्यों आए हैं? बीरबल ने कहा, हम यात्रियों हैं। तुम यहां अकेली? स्त्री ने कहा, नहीं, यहां कोई और भी है, पर वो दिन में नहीं आता, केवल रात को। बीरबल की आंखों में चमक आई। कौन? स्त्री ने बस इतना कहा, वो जिसे सब डर से मालिक कहते हैं। रात ढलने लगी। बीरबल ने कहा, हम यहीं रुकेंगे। वो हवेली के एक कमरे में छिप गया। आधी रात को दरवाजा खुला। कदमों की आहट। फिर एक परछाई कमरे के बीच रुकी। वो परछाई भारी कदमों से चल रही थी। उसके हाथ में कुछ था, शायद एक छोटा बक्सा। बीरबल चुपचाप देखने लगा। वो आदमी दीवार के पास गया और वहां एक ढीली ईंट हटा दी। अंदर एक गड्ढा था। उसने बक्सा उसमें रखा और ईंट वापस लगा दी। बीरबल ने कदम बढ़ाया, पर तभी वो आदमी पलटा। उसकी आंखें तेज थी, जैसे आग। कौन है वहां? बीरबल ने अपनी तलवार खींची। राज दरबार का प्रतिनिधि, बीरबल। वो आदमी कुछ पल के लिए हिचका, फिर बोला, तो तुम वो हो जिसने रघुवीर, माहेश और विक्रम को पकड़ा? हां, बीरबल ने कहा, और अब तुम्हारी बारी है। आदमी ने कहा, तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, वरना वो सब तुम्हें कभी नहीं मिलने देंगे। वो आदमी आगे आगे चला, बीरबल पीछे। एक दीवार के पीछे छिपा दरवाजा निकला और नीचे जाती सीढ़ियां। हवा ठंडी थी, नीचे अंधेरा था। सीढ़ियां मुड़ती चली गई और आखिर एक बड़ा कमरा खुला। दीवारों पर पुराने संदूक, लोहे की तिजोरियां और बिखरा हुआ सोना। बीरबल ने देखा, ये तो वही सोना है जो राजकोष से गायब हुआ था। वो आदमी बोला, हां, पर मैंने इसे नहीं चुराया। मुझे कहा गया था इसे छुपाने के लिए। बीरबल ने कहा, किसने कहा? वो आदमी बोला, नाम नहीं जानता, पर आवाज पहचान सकता हूं। वही आवाज जो हर आदेश में थी, सधी हुई, ठंडी और मजबूत। क्या वो दरबार का कोई था? बीरबल ने पूछा। हां, उसने कहा, वो दरबार का ही था। बहुत ऊंचा पद था। लोग उसे देखते हैं पर पहचान नहीं पाते। बीरबल ने पूछा, तो तुम कौन हो? वो आदमी बोला, मैं वही कॉन्समेटर हूं, सबका दास, पर किसी का नहीं। बीरबल ने उस आदमी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, पर जैसे ही वो ऊपर आया, हवेली खाली थी। वो स्त्री भी गायब और बाहर खड़े सिपाही बेहोश पड़े थे। सुबान ने कहा, हुजूर, हमने कुछ देखा नहीं। सब एकाएक हुआ। बीरबल ने चारों ओर देखा, सब कुछ फिर सन्नाटा। वो बोला, जो सच हमें हाथ आया था वो फिर फिसल गया। बीरबल ने कहा, उसने कहा था, वो दरबार का है, यानी किसी ऊंचे पद वाले का हाथ है। अब मुझे दरबार में ही तलाश करनी होगी। कुछ दिनों बाद अकबर का दरबार फिर सजा, पर बीरबल अब अलग था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, सतर्कता थी। उसने एक प्रयोग करने का सोचा। उसने दरबार में घोषणा करवाई, राजकोष का सोना मिल गया है, पर अभी उसका मालिक अज्ञात है। जो व्यक्ति इसे वापस पाना चाहता है, उसे कल राजकोष के पास उपस्थित होना होगा। अगले दिन दरबार में बहुत भीड़ थी। सामान्य सुनार, व्यापारी और कुछ अधिकारी भी आए। बीरबल सभी को ध्यान से देख रहा था। विक्रमादित्य शांत था। माहेश डर से पसीना पोंछ रहा था। रघुवीर नीचे देख रहा था। पर एक व्यक्ति था जो बार बार अपनी अंगुली पर अंगूठी घुमा रहा था। वो था राज सलाहकार अहमद खान। अहमद खान वर्षों से अकबर का विश्वस्त था। बीरबल ने ध्यान दिया। उसकी अंगूठी पर वही चिन्ह था जो अक्सर के हाथों में मिले धागे पर कढ़ाई में देखा गया था। बीरबल ने अकबर से अनुमति मांगी कि वो अहमद खान की तलाशी कर सके। अकबर चौंके, बीरबल,
वो हमारे बचपन से साथ है। बीरबल बोला, जहां पनाह, सच्चाई कभी रिश्ते नहीं देखती। आदेश मिला। अहमद खान के घर की तलाशी हुई। वहां से मिला एक सोने का छोटा सांचा, कुछ दस्तावेज जिन पर वही निशान, और एक नोट जिसमें लिखा था, जब तक परम जीवित है ये सोना सुरक्षित रहेगा। बीरबल के दिल की धड़कन तेज हुई। फिर वही नाम, परम। अब यह स्पष्ट था, अहमद खान उस रहस्यमय परम के आदेशों पर चल रहा था। पर परम कौन था? क्या वो कोई अधिकारी था, कोई गुप्त एजेंट, या दरबार में ही कोई छिपा चेहरा? अकबर ने आदेश दिया कि अहमद खान को कैद किया जाए। पर अगले ही दिन जेल के पहरेदारों ने बताया, हुजूर, अहमद खान फरार हो गया। उसने पहरेदारों को नींद का रस पिलाया और भाग गया। अकबर ने गुस्से में तलवार उठाई। अब यह मामला केवल चोरी का नहीं, बल्कि गद्दारी का है। बीरबल शांत स्वर में बोला, जहां पनाह, जो भागता है वही डरता है, और जो डरता है वही सच्चाई छुपा रहा होता है। पर अब मैं उसे भागने नहीं दूंगा। रात गहरी थी। बीरबल ने किले के नीचे पुराने सुरंग मार्गों का नक्शा मंगवाया, क्योंकि जो लोग गुप्त रास्तों से आते हैं वही गुप्त रास्तों से भागते भी हैं। सुबान और रहीम के साथ वो नीचे उतरा। एक रास्ता पुराने कुएं की ओर जा रहा था। दीवार पर उंगलियों के निशान थे, ताजा। थोड़ी दूरी पर एक छोटा लकड़ी का बक्सा पड़ा था। बीरबल ने खोला। अंदर कुछ गहने थे और एक पत्र। पत्र पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो जान लो कि परम सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचार है जिसे कोई रोक नहीं सकता। बीरबल ने धीरे से कहा, तो अब खेल केवल इंसानों का नहीं, सोच का है। परम कोई एक नहीं, शायद कई है। अकबर को जब पत्र मिला वो सोच में पड़ गए। अगर परम कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार है तो इसका क्या मतलब? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इसका मतलब है कि राजकोष की चोरी तो केवल एक शुरुआत थी। किसी का उद्देश्य सिर्फ धन नहीं बल्कि सत्ता पर पकड़ बनाना है। अकबर ने कहा, क्या हमें दरबार के अंदर कोई गद्दार है? बीरबल बोला, शायद, या शायद कई। अकबर ने गंभीरता से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें पूर्ण अधिकार देता हूं। जो भी हो, सच्चाई बाहर लाओ, चाहे वो मेरे सबसे नजदीकी व्यक्ति ही क्यों न हो। बीरबल ने सिर झुकाया, पर उसके मन में सवालों का समंदर था। क्या परम किसी और नाम से दरबार में मौजूद था? क्या वो व्यक्ति हर बैठक में उनके सामने बैठता था? क्या उसने ही ये पूरा तंत्र रचा? अगले दिन दरबार में सब कुछ सामान्य दिखने लगा। गाने, प्रस्तुतियां, याचिकाएं। पर बीरबल की आंखें सब पर थी। उसे हर किसी की चाल, हर सांस, हर शब्द पर शक था। वो सोच रहा था, कहीं वो खुद किसी के जाल में तो नहीं? अचानक दरबार के बीच में एक संदेशवाहक आया। वो थका हुआ था, उसके कपड़े फटे हुए, पर आंखों में डर था। उसने कहा, हुजूर, मैंने अहमद खान को देखा था, जंगल के उस पार एक पुराने किले में। बीरबल ने कहा, कौन सा किला? कुंडलगढ़, उसने कहा और बेहोश हो गया। अगली सुबह बीरबल, सुबान और रहीम कुंडलगढ़ की ओर निकले। रास्ता कठिन था, पहाड़ों से होकर। पर जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, हवाओं में एक अजीब सी गंध थी, जलते लोहे की, जैसे किसी ने वहां कुछ गलाया हो। किले की दीवारें टूटी थी, पर एक हिस्सा चमक रहा था। वहां कोई था। तीनों चुपके से भीतर गए। अंदर वही आवाज गूंजी, बीरबल, तुम देर से आए। बीरबल ने तलवार निकाली, बाहर आओ। अंधेरे से एक छाया निकली। वो अहमद खान था, पर उसके साथ कोई और भी था। उसका चेहरा ढका हुआ, पर आवाज पहचानी सी। वो बोला, तुम्हें लगा सच्चाई तक पहुंच गए? सच्चाई अब तुम्हारे सामने नहीं, तुम्हारे पीछे है। बीरबल पलटा और देखता है कि उसके अपने सिपाही रहीम ने तलवार तान रखी है। बीरबल स्तब्ध रह गया। रहीम, तुम? रहीम बोला, हाँ हुजूर,
मैं वही हूं जिसे तुमने सिपाही समझा, पर मैं उस परम का आदमी हूं। बीरबल ने कहा, तो परम वास्तव में मौजूद है? रहीम हंसा। मौजूद भी और गायब भी। वो कोई इंसान नहीं, एक सोच है। हर वो व्यक्ति जो सत्ता को बांटने नहीं देना चाहता, वही परम है। बीरबल ने कहा, तो तुमने ये सब क्यों किया? रहीम बोला, ताकि सत्ता कभी किसी एक हाथ में न रहे। हर व्यक्ति के भीतर थोड़ा सा परम जगे, जो अपनी चाल खुद चले। बीरबल ने तलवार उठाई, तो आज मैं उस चाल को रोक दूंगा। एक जोरदार संघर्ष हुआ। रात के सन्नाटे में तलवारें टकराईं। चिंगारियां उड़ी। अहमद खान भाग गया। रहीम घायल हुआ। कुंडलगढ़ के उस टूटे किले में रात के अंधेरे ने हर चीज को निगल लिया था। चारों ओर घुप सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे के बीच बीरबल की सांसें और तलवारों की टकराहट गूंज रही थी। रहीम घायल पड़ा था। उसका हाथ कांप रहा था। अहमद खान भाग चुका था, पर बीरबल ने महसूस किया, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उसने कोई और रास्ता चुना है। बीरबल आगे बढ़ा। दीवार के उस पार एक संकरी सुरंग थी, और सुरंग में हवा का बहाव बता रहा था कि बाहर निकास कहीं खुला है। सुबान ने कहा, हुजूर, उसे भागने नहीं देना चाहिए। बीरबल ने सिर हिलाया। हाँ, पर इस बार हम भागते नहीं, इंतजार करते हैं। रात के आखिरी पहर तक वे चुपचाप किले के पिछले द्वार पर छिपे रहे, और जैसे ही सुबह की पहली किरण टूटी, एक परछाई बाहर आई। अहमद खान थका हुआ, पर चेहरे पर वही चालाकी। बीरबल ने उसकी राह रोकी। इतने सालों से तुम वही थे, जो पर्दे के पीछे से सब चला रहा था? अहमद खान मुस्कुराया। नहीं बीरबल, मैं तो बस एक मोहरा था। असली खेल किसी और का था। बीरबल बोला, अब झूठ का कोई फायदा नहीं। सच्चाई सामने आ चुकी है। अहमद खान की आंखें नीचे झुक गई। ठीक है, सुनो फिर पूरी सच्चाई, ताकि इतिहास कभी अंधेरा न देखे। अहमद खान ने कहना शुरू किया। यह सब बहुत पहले शुरू हुआ था, जब हरिदास सुनार सिर्फ एक साधारण कारीगर था। उसे राजकोष के लिए गहने बनाने का काम मिला, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि जो सोना उसे मिलता है, वो उतना नहीं है जितना हिसाब में लिखा है। मतलब, कोई पहले से ही सोना कम दे रहा था, और वो कोई छोटा आदमी नहीं था। राजकोष के दस्तावेजों में गहनों की मात्रा बढ़ा चढ़ाकर लिखी जाती थी, ताकि बाकी सोना किसी और जगह भेजा जा सके। बीरबल ने पूछा, और वो जगह कौन सी थी? अहमद बोला, वही बालमनगर। वहां रघुवीर नाम का सुनार संघ का प्रमुख था, जो सोने को गलाकर बाहर भेजता था। लेकिन असली आदेश ऊपर से आते थे, और मैं बस उस चेन का हिस्सा था। बीरबल बोला, ऊपर से मतलब? अहमद ने कहा, राज दरबार के भीतर से। बीरबल चौंक गया। कौन? अहमद ने धीमी आवाज में कहा, वो जिसने मुझे ये सब करवाया। जिसने कहा, राज्य के खजाने का कुछ हिस्सा राज्य के बाहर भी सुरक्षित रहना चाहिए। वो कोई साधारण मंत्री नहीं था, वो था मंत्री परमदेव। बीरबल कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। परमदेव, वही व्यक्ति जो अकबर का बचपन का गुरु था, जो दशकों से प्रशासन की नींव का स्तंभ माना जाता था। बीरबल ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो अहमद। अहमद बोला, काश झूठ होता। परमदेव ने ही कहा था कि भविष्य में राज्य के लिए एक गुप्त निधि बनाई जाए। पर धीरे धीरे वही निधि उसके निजी लालच में बदल गई। वो हरिदास को बुलवाता, कहता, गहनों में तांबा मिला दो, असली सोना कहीं और रखो। हरिदास डरता, पर आज्ञा मानता। रघुवीर को आदेश मिलता कि सोना गलाकर दूसरी जगह भेजो, और वही जगह थी बालमनगढ़। और तुम? बीरबल ने पूछा। अहमद बोला, मैं संदेशवाहक था। मुझे बस इतना कहा गया था, सुरक्षा का काम है। मुझे नहीं पता था कि मैं चोरी में मदद कर रहा हूं। बीरबल ने कहा, पर तुमने बाद में भी ये काम क्यों जारी रखा? अहमद की आंखों में आंसू थे, क्योंकि जो भी मना करता वो गायब हो जाता।
बीरबल अब सब समझ गया था। तो ये सब किसी विदेशी दुश्मन का नहीं, बल्कि अंदरूनी लालच का खेल था। उसने कहा, अहमद, तुमने सच्चाई बताई है, पर अब इसे साबित करने के लिए हमें सबूत चाहिए। अहमद बोला, सबूत है? बालमनगढ़ की हवेली में, वही पुराना तहखाना जहां से तुमने मुझे पकड़ा। बीरबल ने तुरंत योजना बनाई। हम कल सुबह वही लौटेंगे, पर इस बार परमदेव को भी साथ बुलाया जाएगा। अगले दिन अकबर का दरबार सजा। भीड़ में सन्नाटा था। हर दरबारी जानता था कि आज कोई बड़ा खुलासा होने वाला है। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम्हें सच्चाई मिल गई? बीरबल आगे आया। जहां पनाह, आज जो कहूंगा वो न किसी अफवाह पर आधारित है, न किसी डर पर। आज मैं आपके सामने उस व्यक्ति का नाम रखूंगा जिसने आपके राज्य को भीतर से खोखला किया। अकबर की आंखें तेज हो गई। कौन है वो? बीरबल ने कहा, मंत्री परमदेव। दरबार में हलचल मच गई। अकबर उठ खड़े हुए। बीरबल, सोच समझ कर बोलो, वो हमारा पुराना सलाहकार है। बीरबल बोला, जी जहांपनाह, पर सच्चाई किसी रिश्ते से बड़ी होती है। वो व्यक्ति जिसने अपने विश्वास के नाम पर राज्य का सोना लूटा, जिसने हरिदास, रघुवीर और अहमद को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, वही असली दोषी है। अकबर ने गुस्से में कहा, इसका सबूत है तुम्हारे पास? बीरबल ने सिर झुकाया। हां, जहां पनाह, और वो सबूत अभी आएगा। बीरबल, अकबर, परमदेव और सैनिकों का दल बालमनगढ़ पहुंचा। पुरानी हवेली में वही तहखाना था। बीरबल ने ईंट हटाई और अंदर से निकले पुराने दस्तावेज, जिन पर राजकोष की मोहर थी। हर दस्तावेज में एक बात लिखी थी, राजकोषीय गहने स्थानांतरण हेतु परमदेव की अनुमति से। अकबर की आंखों में आंसू थे। परमदेव, ये तुम्हारे हस्ताक्षर हैं? परमदेव ने कहा, जहांपनाह, वो सब राज्य की भलाई के लिए था। अगर कभी राजकोष लुट जाए तो हमारे पास गुप्त भंडार है। बीरबल बोला, गुप्त भंडार नहीं, लालच का भंडार। तुम्हारे ही आदेश पर हरिदास ने नकली गहने बनाए, रघुवीर ने सोना गलाया और अहमद ने तुम्हारे नाम पर सब छिपाया। अकबर ने गुस्से से कहा, क्या यह सच है? परमदेव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हां, लेकिन मैं अकेला नहीं था। बीरबल ने कहा, और कौन? परमदेव ने कहा, जहांपनाह, ये सब आपके ही एक आदेश से शुरू हुआ था, सालों पहले। अकबर ने हैरानी से पूछा, मेरा आदेश? हां, परमदेव ने कहा, आपने एक बार कहा था कि राजकोष से कुछ हिस्सा गुप्त रखा जाए ताकि आपातकाल में काम आए। मैंने वही किया, पर फिर सोना बढ़ता गया और लालच ने मुझे अंधा कर दिया। अकबर के चेहरे पर पीड़ा थी। उन्होंने कहा, मैंने राज्य की सुरक्षा के लिए कहा था, न कि चोरी के लिए। परमदेव बोला, पर जब लोग सोने की चमक देखते हैं तो सच्चाई मध्यम पड़ जाती है। बीरबल आगे बढ़ा और बोला, जहांपनाह, अपराध चाहे आदेश से शुरू हुआ, पर उसके पीछे की नियत लालच थी। हर व्यक्ति जिसने इसमें हिस्सा लिया, उसे सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न हो। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, आज तुम्हारे न्याय पर पूरा राज्य भरोसा करता है। फैसला तुम्हारा होगा। बीरबल ने एक लंबी सांस ली। हरिदास, जिसने डर में गलत किया, उसे जीवन भर के लिए सेवा का काम दिया जाए। रघुवीर, जिसने मोहर की नकल की, उसे कारावास। अहमद खान, जिसने छिपाया पर अंत में सच्चाई बताई, उसे क्षमादान। और परमदेव, जिसने इस सारे जाल का निर्माण किया, उसे राजद्रोह का दोषी ठहराया जाए। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल का फैसला अंतिम है। परमदेव ने सिर झुका दिया। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं, बस थकान थी। वो बोला, बीरबल, तुम जीते, पर याद रखना, जब तक सोना रहेगा तब तक लोभ रहेगा। दरबार में अगली सुबह मौन था। हर कोई उस फैसले के बाद चुप था।
बीरबल अकेले बैठा सोच रहा था। कभी कभी सच इतना भारी होता है कि जीतने वाला भी हार जाता है। अकबर अंदर आए। बीरबल, तुमने आज फिर राज्य को बचाया है, पर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान क्यों नहीं? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, क्योंकि मैंने देखा, हर चोर एक व्यक्ति नहीं होता। कभी कभी पूरा तंत्र ही लोभ से भर जाता है। हम किसी एक को दंड दे सकते हैं, पर लोभ को नहीं मिटा सकते। अकबर ने धीरे से कहा, तो हमें क्या करना चाहिए? बीरबल बोला, लोगों को डर से नहीं, समझ से चलाना होगा। राज्य तभी सुरक्षित होगा जब ईमानदारी डर से नहीं, मन से आए। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तुम सिर्फ मेरे मंत्री नहीं, मेरे आईना हो, बीरबल। कुछ दिनों बाद बीरबल को सूचना मिली कि परमदेव ने जेल में खाना छोड़ दिया है। बीरबल उससे मिलने गया। परमदेव ने कहा, बीरबल, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं केवल लालची था? बीरबल ने कहा, नहीं, मैं सोचता हूं कि तुम डरपोक थे। तुमने भविष्य के डर में वर्तमान को भ्रष्ट कर दिया। परमदेव मुस्कुराया, शायद तुम सही हो, लेकिन एक बात याद रखना, जो इंसान सोने से खेलता है वो हमेशा आग से खेलता है, और आग कभी सिर्फ एक को नहीं जलाती। इतना कहकर परमदेव ने आखिरी सांस ली। बीरबल कुछ देर चुप रहा, फिर कहा, तुम चले गए, पर तुम्हारा सबक जिंदा रहेगा। कुछ महीनों बाद हरिदास को दरबार में बुलाया गया। वो बूढ़ा हो चुका था, पर आंखों में सच्चाई थी। उसने बीरबल से कहा, हुजूर, मैंने पाप किया था, पर अब मैं हर गरीब लड़की के विवाह के लिए गहने बनाऊंगा, बिना कोई दाम लिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तब समझो तुम्हारा अपराध मिट गया। राजकोष का सारा सोना वापस लाया गया। बीरबल ने हर टुकड़े की गिनती की, पर अंत में एक टुकड़ा कम निकला। अकबर ने पूछा, एक टुकड़ा गायब? बीरबल बोला, हां, शायद वही जो सच्चाई के बदले की कीमत थी। अकबर ने पूछा, किसके पास होगा? बीरबल ने कहा, शायद उसी के पास जिसने पहली बार सोने को छुआ था, एक आम कारीगर जिसने मेहनत से उसे गढ़ा। वो टुकड़ा अगर उसके पास गया हो तो ये न्याय ही होगा। अकबर ने सिर झुका दिया। तुम्हारा न्याय हमेशा अनोखा होता है, बीरबल। सालों बीत गए, राज्य फिर समृद्ध हुआ, पर बीरबल अक्सर अकेले नदी किनारे बैठा करता था। एक दिन अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या अब भी कुछ बाकी है? बीरबल ने कहा, हाँ जहांपनाह, लालच फिर आएगा, रूप बदलकर, पर जब तक आपके राज्य में सत्य का सम्मान रहेगा, तब तक कोई परमदेव फिर नहीं जन्म लेगा। अकबर मुस्कुराए, तो चलो इतिहास को यही सिखा दो कि ईमानदारी की चमक सोने की चमक से ज्यादा तेज होती है। राज्य में फिर उजाला फैला। सुनारों ने ईमानदारी का प्रण लिया, अमीरों ने राजकोष का आदर किया, और प्रजा ने सीखा कि धन से बड़ी वस्तु विश्वास है। बीरबल की आंखों में राहत थी। वो बोला, अब कोई रहस्य नहीं बचा। हर परत खुल गई, हर चेहरा उजागर हो गया। अब सिर्फ एक कहानी बाकी है, जो आने वाली पीढ़ियां सुनेंगी और सीखेंगी। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से कोई भी खजाना गुप्त नहीं रहेगा। हर सिक्के का हिसाब जनता के सामने होगा। और तभी बीरबल ने धीरे से कहा, जहां सच शासन करता है, वहां खजाने को ताले की जरूरत नहीं।